Mumbai Tug brought to you by Sunny's World. Pune's Pride Sunny's World, life in sunshine. Resort weddings, events, restaurants, adventure wellness. Sunny's World, perfect destination for every occasion. नमस्कार, मी हर्षदा परब आणि माझ्यासोबत आहे माझा सहकारी राहुल गायकवाड. आता सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची चर्चा आहे आणि ती चर्चा अशासाठी झालेली आहे ती म्हणजे की नव्यानच झालेल्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदालाच आव्हान देण्यात आलेलं आहे. पक्षातनंच हे आव्हान देण्यात आलेलं आहे. सच्चिदानंद सिंह जे त्यांचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत त्यांच्याकडूनच एक नोटीस पाठवण्यात आलेली आहे. सुनेत्रा पवार यांच्यासह ही नोटीस पक्षातल्या काही वरिष्ठ नेत्यांना पाठवण्यात आलेली आहे आणि इलेक्शन कमिशनकडे सुद्धा त्यांनी एक पत्र पाठवलेलं आहे आणि मागणी केलेली आहे ती म्हणजे की जे सुनेत्रा पवारांचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद आहे ते काढून टाकलं गेलं पाहिजे, ती निवडणूक रद्द केली गेली पाहिजे आणि एका नवीन निवडणूक अधिकाऱ्याच्या मार्फत किंवा त्याच्या देखरेखीखाली पुन्हा ही निवडणूक व्हायला हवी अशी मागणी सच्चिदानंद सिंह यांनी केलेली आहे. आता हे पत्र काल परवाकडेच समोर आलेलं आहे आणि त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नेमकं चाललंय काय असा सवाल उपस्थित होतो आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या नेत्यांचं म्हणाल तर प्रफुल्ल पटेल यांनी असं सांगितलंय ते म्हणजे की या नोटीसला फार महत्त्व देण्याची आवश्यकता नाही असं त्यांनी थेटच म्हटलेलं आहे. हा, पण त्यांचं एक म्हणणं जरूर आहे ते म्हणजे की पक्षामध्ये अजितदादांच्या गेल्यानंतर पोकळी निर्माण झालेली आहे आणि त्यामुळे पक्षात काही बदल करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात या सगळ्याच्याच अनुषंगाने आपल्याला काही प्रश्न पडले असतील आणि याच प्रश्नांची उत्तर आपल्याला मिळवायची आहेत आणि त्यासाठी आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत ब्रिजमोहन श्रीवास्तव. सरजी, आपका स्वागत है. ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांची मी ओळख करून देते. ते म्हणजे की ते राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि मुख्य प्रवक्ता सुद्धा आहेत. ते आत्ता आपल्यासोबत का आहेत तर सच्चिदानंद सिंह यांनी जी नोटीस पाठवलेली आहे सुनेत्रा पवार यांच्यासह काही नेत्यांना, त्यातले एक आहेत ते म्हणजे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आणि म्हणून आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत की नेमकं झालं काय आहे. त्यांनी एक मीटिंग बोलावली, त्याच्यावर सुद्धा सच्चिदानंद सिंह यांचा आक्षेप आहे की प्रफुल्ल पटेलांच्या अखत्यारीत ही मीटिंग बोलवायला हवी होती पण ती ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांनी बोलवली. याच्यावर सुद्धा सच्चिदानंद सिंह यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. तो ब्रिजमोहन जी, तो मेरा पहला सवाल यही है कि क्या चल रहा है पार्टी में, जो आपको नोटिस आई है उस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? अर्षदा जी, सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूं आपके दर्शकों से और आपसे भी कि मैं मराठी बोल नहीं पाता. मैं चाहता था कि मैं मराठी में बात करूं लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है. जो प्रश्न आपने किया और जो आपने जानकारी दी, सच्चिदानंद सिंह जी का जो नोटिस आया है वो नोटिस इस बात को लेकर है कि जो 26 फरवरी 2026 को मुंबई में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें आदरणीय सुनेत्रा पवार जी को अध्यक्ष की प्रक्रिया हुई थी. सच्चिदानंद सिंह जी उस प्रक्रिया से असहमत हैं और उनका कहना यह है कि ये पूरी प्रक्रिया संविधान के, पार्टी का जो संविधान है उसके अनुरूप नहीं हुई, उसके अंतर्गत नहीं हुई है. इसलिए इस प्रक्रिया को खत्म करके एक विधिवत तरीके से, ठीक ढंग से, जो कि संविधान में जिसकी व्यवस्था है उसके अनुरूप फिर से चुनाव करा के आदरणीय सुनेत्रा पवार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए. उन्होंने सुनेत्रा पवार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काम करने पे आपत्ति नहीं है उनको. वो खुद भी, मेरी भी उनसे बात हुई और मैं लगातार उनको चैनल पे सुन रहा हूं. उन्होंने उस पर बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि उनको सुनेत्रा पवार जी का नेतृत्व स्वीकार है लेकिन जिस प्रक्रिया के माध्यम से वो जो जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है वो उससे असहमत है. तो मैं सोचता हूँ ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको बैठ के सुलझाया जा सकता है. तो और हमारे नेता, मुझे विश्वास है कि इस मामले में एक सकारात्मक पहल करेंगे. सर, हमें ये भी पूछना है कि अगर उन्हें आपत्ति है कि इस तरह से ये चुनाव हुआ है तो ये आपत्ति उन्होंने पहले क्यों नहीं दर्शाई, क्यों नहीं पहले जताई, क्यों नहीं इसके लिए उन्होंने सवाल किए या पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनसे बातचीत की, क्यों अब ये वो सब कर रहे हैं? क्या आपकी और उनसे आप दोनों की बात हो चुकी है इस बारे में? क्या उन्होंने आपको इस बारे में कुछ कहा है? देखिए कि मैं चूंकि राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूं तो, और वो राष्ट्रीय सचिव के रूप में मेरे साथ काम करते हैं. उन्होंने 26 तारीख को जब ये मीटिंग थी तो उन्होंने 25 तारीख की शाम को करीब 7:30-8 बजे के करीब मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था, एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने इस बात को दोहराया था कि चूंकि बोले मैं मुंबई में हूँ और मुझे यहाँ देख के ऐसा लगता है कि पार्टी के संविधान के अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तो आप इस मामले में हस्तक्षेप करके पार्टी के 26 तारीख की मीटिंग को ना होने दें.
अब ये बात 27 तारीख की शाम को 25 तारीख की शाम को 7:30 बजे के करीब उनकी जानकारी मुझे मिली थी। मैं चूंकि उस समय मेरे बेटे की शादी थी, मैं उसमें व्यस्त था, इसलिए मैं तत्काल इस बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाया। दूसरा पहलू ये भी था कि 26 तारीख की मीटिंग है, 27 की शाम को यदि कोई इस बात को कहता है तो 26 की मीटिंग को रोकना थोड़ा सा मुश्किल भी था, क्योंकि सारे देश भर से लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। तो ये थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा चूक हुई है। और उसके बाद ये जानकारी मैंने पार्टी के नेताओं को दे दी थी कि सच्चिदानंद सिंह जी इस मामले में पूरी तौर से असहमत हैं, उनसे बुला के बातचीत करके हमको इसका एक एमिकेबली कोई अच्छा रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी सच्चिदानंद सिंह जी की जो ग्रीवेंस थी, ना तो उस पर चर्चा हुई और ना उसको दूर करने की कोई कोशिश हुई। तो मुझे लगता है इस बात से दुखी होकर उन्होंने ये कदम उठाया। ये बात सच है कि उन्होंने तो हाँ ब्रिजमोहन जी देखिए, ये सब तो हुआ है, ये फरवरी का है, अभी तो हम जुलाई में हैं, तो इतने महीनों के बाद ये सब सामने आया है। और आप भी कह रहे हो कि आपने आपके वरिष्ठ जो नेतागण है उनसे भी बातचीत की थी, सच्चिदानंद जी का ये जो ग्रीवियंस है उन्हें वो भी आपने उन्हें बताया था। तो फिर बीच के इन दिनों में क्यों उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, या उसके ऊपर सोच विचार नहीं हुआ? क्यों उसके ऊपर वो चेंज करने के लिए कोई कोशिश की नहीं गई? और किससे बात की थी आपने, किन नेताओं से आपने इस सब के ऊपर बात की थी या बताया था ये चीज? अर्षिता जी, मैं इस क्यों का जवाब तो इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि ये क्यों का जवाब तो उन नेताओं को देना है जिनको मैंने बताया था। आपसे भी जानना चाहते हैं ब्रिजमोहन जी कि देखिए अभी ऐसा हो रहा है कि ये जो प्रक्रिया है वो गलत हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस चुनाव पे ही प्रश्न चिन्ह अंकित किए गए हैं। नेतागणों को भी इसमें दोषी दिखाया जा रहा है या फिर दिख रहे हैं कि गलत तरीके से उन्होंने ये जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किया। तो इसके लिए हम जानना चाहते हैं कि अगर ये सब तभी समझ में आया था तो वो सुधारने के लिए प्रयास क्यों नहीं किए गए, और किन किन नेतागणों से आपने बात की थी पार्टी में? देखिए, हाँ। इसकी जानकारी एक तो मैंने आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब को भी दी थी। अच्छा। कि सच्चिदानंद सिंह जी इस पूरे मामले में रुष्ट हैं और वो चुनाव की प्रक्रिया से सहमत नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ठीक है, मैं पार्टी के जो हमारे लीडर्स हैं उन लोगों के बीच में इस बात को रख के उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन इसका कोई भी जवाब उनकी तरफ से हम लोगों को नहीं मिला जो मैं उनको बता पाता सच्चिदानंद सिंह जी को। तो चूंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था तो मैं भी उनको कोई जानकारी नहीं दे पाया। मूल कारण इसके पीछे ये, अब ये नेता लोग आपस में बात क्यों नहीं कर पाए पार्टी के, इसका जो कारण मैं समझ पा रहा हूँ वो है संवादहीनता। हम इन लोगों के बीच में आपस में शायद डायलॉग नहीं है, इसीलिए ये बात सामने उन तक नहीं पहुंची है। मैंने इस मामले में पार्थ पवार जी को भी जानकारी दे दी थी, लेकिन इस मुद्दों पे कोई पहल होती हुई दिखी नहीं। और जब कोई पहल होती हुई दिखी नहीं तो सच्चिदानंद सिंह जी फिर जो करना चाहते थे उस पर वो आगे निकल गए। विस्तार से आप बताएंगे अगर कि कब आपकी पार्थ पवार से बात हुई थी, कब प्रफुल्ल पटेल जी से बात हुई थी, क्योंकि ये जो मामला है वो समझ में आए दर्शकों के भी और हमारे भी कि कौन किसकी चूक है। आपने संवादहीनता की भी बात छेड़ी है तो उस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन कैसे किस तरह से, यानी पार्टी में जैसे होते हैं कि इमीडिएट लीडर से हम बात करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वाला लीडर, उसके ऊपर वाला लीडर, इस तरह से बात होती है। आपने कहा कि आपने प्रफुल्ल पटेल जी से बात की थी, सुनेत्रा पवार जी से बात की थी क्या, कब की थी? प्रफुल्ल पटेल के पहले, बाद में पार्थ पवार जी से कब बात की थी, पहले बाद में, वो हम जानना चाहते हैं। और उसके बाद राहुल के भी कुछ सवाल है। हाँ। जी जरूर। देखिए कि जब ये चुनाव हो गया, उस चुनाव के बाद इस मुद्दे को, चूंकि जब सच्चिदानंद सिंह जी ने मुझको फिर से रिमाइंड किया कि इस मामले में मैंने जो आपको खत लिखा था उसके बाद भी निर्वाचन हो गया तो आपने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, तो मैंने उनको बता दिया था कि इस मुद्दे पे इस बात का संज्ञान में पार्टी लीडरशिप के सामने ला चुका हूं। अब जब तक उनका कोई जवाब मुझे नहीं मिलता तब तक मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा। तो जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है राजनीतिक दलों में कि टेलीफोन पे या व्यक्तिगत रूप से मिलकर बता दिया जाता है, कोई राइटिंग में लिख के देने का कोई प्रोसेस नहीं होता है इसमें। तो मैंने मौखिक रूप से इस बात की जानकारी दी थी। सुनेत्रा पवार जी से सीधी बात नहीं होती है हम लोगों की, जो भी बात होती है वो पार्थ पवार जी के माध्यम से होती है। तो मैंने पार्थ पवार जी को भी इस मामले में जानकारी दी थी कि सच्चिदानंद सिंह जी का मुद्दा है सामने, आप बात कर लीजिए। तो ये बात तो उनको सीधे सच्चिदानंद सिंह जी से करनी चाहिए थी ना, इन लोगों को।
मैं तो सच्चिदानंद सिंह जी अंततोगत्वा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और इनका भी अधिकार था कि उनसे बातचीत कर लेते। अब कोई बातचीत चूंकि नहीं हुई है, इसलिए ये मुद्दा इतना आगे तक चला गया और इसके पीछे भी मूल कारण ये है कि सच्चिदानंद सिंह जी ने जो नोटिस दिया है वो हम 3 लोगों को दिया, आदरणीय सुनीता पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और मुझको। अब हम लोग आपस में बैठ के जब तक बात करते उसके पहले ये पूरा जो मामला है ये मीडिया के सामने आया, तो नेचुरल है जब मीडिया के सामने कोई गंभीर मुद्दा आएगा तो मीडिया भी इस मुद्दे पे बातचीत करेगा, इसलिए ये चीज सार्वजनिक हो गई है। अन्यथा मैं नहीं सोचता कि ये बात इतनी दूर तक जाती या इसमें इतनी सारी चर्चाएं होती। ब्रिजमोहन जी, आप कह रहे हैं कि इतनी चर्चा नहीं हो सकती होती अगर ये बात बाहर नहीं आती, लेकिन जो सवाल जो सच्चिदानंद जी ने उठाए, उनका कहना है कि ये जो प्रोसीजर है, मतलब जो सुनेत्रा पवार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है वो प्रोसीजर ही गलत है। वो जो हमारा एनसीपी का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे उसके जो रूल्स है उस हिसाब से नहीं हुई है। तो आपको लगता है कि ये जो प्रोसीजर हुई या चुनाव हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुआ था? अगर हुआ था तो फिर ये इलेक्शन कमीशन को आपने बताया है और उनका उसको क्या रिप्लाई आया है? देखिए, मैं इसका पूरा आपको बैकग्राउंड बताऊं तो आप समझ पाएंगे। सबसे पहले जो आपका प्रश्न है कि ये जो चुनावी प्रक्रिया हुई है क्या ये संविधान के अनुरूप हुई है, तो ये संविधान के अनुरूप नहीं हो पाई है। उसके पीछे मूल कारण ये था कि जब आदरणीय अजीत दादा की पवार की जब मृत्यु हुई तो उससे हम सारे लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस भी थे और हम लोग सब अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे थे। तभी ये निर्णय हुआ था कि जो भी पद अजीत दादा पवार के पास थे वो उनके परिवार के पास ही रहना चाहिए और इसकी पूरी पहल विशेष रूप से 2 नेताओं ने की थी, अजीत दादा प्रफुल्ल पटेल साहब और सुनील तटकरे। लगातार वो इस बात को कह रहे थे। उसी के चलते आदरणीय सुनीता पवार जी को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी निर्णय से, उसी भावनात्मक निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह तय हुआ कि दादा के मृत्यु के 30 दिन होने के पहले ही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाए। और चूंकि वो भावनात्मक एक पहलू था तो उस समय जितना ध्यान संविधान का रखना चाहिए था उसको ना रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा था। सर, आपको ये तो मालूम है 2 जो पार्टियां उसमें स्प्लिट हुआ है, एक शिवसेना है और आपकी पार्टी में स्प्लिट हुआ था। और शिवसेना की केस आपको अगर आपने सुनी होगी तो उसमें जो कोर्ट ने कहा था और जो विधानसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने भी कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो नहीं किया गया। मतलब जो चुनाव हुआ था उद्धव ठाकरे जी का वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हुआ था और इसलिए जो पार्टी का सिंबल और जो नाम है वो एकनाथ शिंदे जी को गया था, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो उनके साथ थी। अगर जो अभी सच्चिदानंद जी का भी वही कंसर्न है, अगर आपकी भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें कोई सवाल उठाता है कि ये जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से नहीं हुई है, तो सुनेत्रा पवार जी अब अध्यक्ष कैसे है, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनली वो चुनाव नहीं हुआ है, तो आपकी पार्टी, आपका नाम, सिंबल वो भी वो दायरे में आ सकता है, उसको भी खतरा हो सकता है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? निश्चित रूप से मैं समझता हूं इस बात की, इसीलिए तो मैं भी बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहा हूं। मैं जानता था कि इस ढंग की चीजें सामने आ सकती हैं और मैंने इसलिए सच्चिदानंद सिंह जी को रोका था कि वो इस प्रकार का कोई नोटिस वगैरह ना दें। हम लोग आपस में बैठ के इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि उनको कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला, उनकी बात को किसी ने सुना नहीं, इसलिए ये चीजें यहाँ तक पहुंची है। लोग सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला लंबित है। आपने तो एक बात कह दी कि ये संविधान की हिसाब से ये चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आपने ये जो चुनाव हुआ है, जो सुनेत्रा पवार जी अध्यक्ष हुए, उसके बारे में आपने कुछ उनको लेटर लिखा है, उनको बताया है और उनका जो अधिकारी है जो इस चुनाव के दरम्यान वहाँ पे उपस्थित रहना आवश्यक है वो था वहाँ पे, उन्होंने वो सब नोट डाउन किया है, उनके साथ कोई पत्र व्यवहार हुआ है? इस सवाल को मैं थोड़ा अलग तरीके से पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से क्या चूक हुई है, क्या चीज संविधान के हिसाब से नहीं हुई है इस इलेक्शन में? ये जो चुनाव हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसमें क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने तो कहा कि सब लोग वहां जमा थे इसलिए वहां कुछ कर नहीं पाए हम उस दिन, लेकिन किस तरह से क्या क्या गलतियां हुई है, ये सब पूरी जो प्रोसीजर हुई है इसमें ये पता है आपको, प्रफुल्ल पटेल जी को, सुनील तटकरे जी को, पार्थ पवार जी को? मैं नहीं जानता कि उन लोगों को इस बारे में कोई जानकारी है या नहीं, पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक प्रश्न जो राहुल जी ने भी कहा कि चुनाव आयोग का कोई प्रतिनिधि वहां उपस्थित होता है इस प्रकार के निर्वाचन में, तो किसी भी पार्टियों के जो निर्वाचन होते हैं वो पार्टी के संविधान के अंतर्गत होते हैं और उसमें
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई प्रतिनिधि कभी भी किसी चुनाव में नहीं जाता, लेकिन वहां हमको उसकी जानकारी देना होती है। जानकारी का मतलब ये होता है कि वहां जो प्रोसीडिंग्स हुई है वो, वहां जो लोग उपस्थित हुए हैं उनके जो एक रजिस्टर के ऊपर दस्तखत होते हैं वो, और जो उसका निर्णय हुआ है उसकी पूरी जानकारी वहां पे देना होती है। तो आपने ये सबमिट 2023 किया है? में मैं एक हर्षदा जी एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा पीछे मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। हाँ जी। जब जून 2023 में जब हमारी पार्टी का विभाजन हुआ और अजीत दादा पवार को उस समय जब पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, उस समय ही अजीत दादा पवार ने यह घोषणा की थी कि मैं एक बहुत जल्दी फिर से एक मीटिंग बुलाऊंगा, नेशनल कन्वेंशन बुलाऊंगा, और उस नेशनल कन्वेंशन में बुलाकर फिर से हम पूरी पार्टी के सारे पदों पर निर्वाचन करेंगे। ये उन्होंने घोषणा की थी। उसी घोषणा के अंतर्गत नवंबर 2023 में करजत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में सारे प्रस्तावों पे चर्चा हुई थी और चर्चा के साथ ही उसमें अजीत दादा पवार के साथ बाकी की भी पूरी कमेटियों का निर्वाचन हुआ था, जो 5 साल के लिए हुआ था। क्योंकि उस समय वहां पर नया कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया गया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन के बाद सारे पदों के ऊपर निर्वाचन हुए थे, जिसमें अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल, वाईपी त्रिवेदी और वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज, इन सबों का इलेक्शन वहां पर हुआ था, जो 5 साल के लिए हुआ था। मतलब 2023 नवंबर से लेके 2028 नवंबर तक के लिए 5 साल की कमेटी थी। अब इसी बीच में आदरणीय अजीत दादा पवार की मृत्यु हो जाती है, तो जो पद रिक्त हुआ था वो खाली अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ था, बाकी की सारी कमेटी यथावत थी। लेकिन जो चुनाव आयोग में पेपर सबमिट हुए जिसपे कि आदरणीय सुनीता पवार जी के हस्ताक्षर हैं, उसमें इस कमेटी का कोई वजूद नहीं था। एक नई कमेटी बनाकर वहां पे पेश कर दी गई, जिसका कि इलेक्शन 26 फरवरी को हुआ ही नहीं था। 26 फरवरी को जो मुंबई में जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अंदर जो मैंने नोटिस जारी किया था, वो नोटिस खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए था, तो वहां पर सुनीता पवार जी का चुनाव होना चाहिए था। दूसरा जो दूसरा वहां पर आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब और आदरणीय सुनील तटकरे के नाम पर खाली ये कहा गया था कि ये काम करते रहे, मतलब इनके जो पद है उसको इंडोर्स किया गया था। लेकिन अब आपने जो एक प्रश्न पूछा कि इसमें चूक कहां हुई है, इसमें चूक ये हुई कि इस चुनाव के करने के लिए खाली एक पद की घोषणा होनी चाहिए थी, जो मैंने की थी, लेकिन इसके पहले नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होना चाहिए थी, जिसमें यह प्रस्ताव पारित होता कि चूंकि आदरणीय अजीत दादा पवार की, एक तो उनके लिए कंडोलेंस का एक रेजुलेशन पास होना चाहिए था अजीत दादा पवार के लिए, जो नहीं हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिनके नाम पे या जिनकी लीगेसी पे हम लोग पूरी पार्टी की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए शोक का एक संदेश भी उसमें पारित नहीं हुआ। तो वर्किंग कमेटी में एक संदेश, एक ये रेजुलेशन पास होता, जिसमें कि अजीत दादा पवार की जो उन्होंने जो काम किया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्र के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में, उसमें उनके कामों की हम सराहना करते और उनको लिए हम 2 मिनट का मौन रख के उनकी आत्मा की शांति की बात करते। उसके बाद दूसरा एजेंडा ये होना चाहिए था, जिसमें कि हम ये कहते कि ये पद रिक्त हो गया है, अब इस रिक्त पद पर निर्वाचन होना चाहिए। उसकी सहमति नेशनल वर्किंग कमेटी देती। उसके बाद कौन लोग उसमें डेलीगेट बनके चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, उसकी एक विधिवत सूची बननी चाहिए थी, क्योंकि कौन है जिन्होंने हाथ उठा के वहां पे इस बात पर निर्वाचन करेंगे या किया है, उसकी जानकारी होनी चाहिए थी। ये सारा की सारा एजेंडा फिर जाता नेशनल वर्किंग कमेटी में, और नेशनल वर्किंग कमेटी में फिर इस बात पे चर्चा होती। वहां पे अगर एक नाम आता तो उसका अनुमोदन हो जाता, अगर 2 लोग होते तो उस पर वोटिंग होती। हाँ। दूसरा इसमें जो गलती हुई है कि पूरा निर्वाचन की वहां पे उस समय अगर अपन कहें कि वो वहां पे निर्वाचन हुआ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो उस स्थिति में वहां पर इसकी चुनाव करने की बात आदरणीय प्रफुल्ल पटेल ने रखी थी, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो जो कार्यकारी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे उस समय तक काम करेंगे जब तक कि अगला चुनाव नहीं हो जाता। तो वहां पर इसका संचालन चूंकि प्रफुल्ल पटेल साहब ने किया, तो इसकी घोषणा भी प्रफुल्ल पटेल साहब ने की, तो चुनाव आयोग को जो जानकारी भी जानी चाहिए थी वो प्रफुल्ल पटेल साहब के हस्ताक्षर से जानी चाहिए थी। लेकिन
इससे अलग हटके सुनेत्रा पवार जी के दस्तखत से वहां पे जानकारी गई, और जो जानकारी भी गई है उसमें उन लोगों को वहां पे निर्वाचित घोषित किया गया है जिनकी वहां पर चर्चा भी नहीं हुई, जिनका वहां पे कोई प्रस्ताव भी नहीं था। सच्चिदानंद सिंह जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो वही इसमें से तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो सामने आ रहा है। आप बार बार कह रहे हैं कि कम्युनिकेशंस नहीं है नेताओं में। एक कॉन्फ्लिक्ट तो सामने आ रहा है कि सुनेत्रा पवार जी ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, जो पटेल जी ने लिखना ज़रूरी है। तो अभी राष्ट्रवादी में क्या चल रहा है? मतलब एक जगह मर्जर की बात चल रही है कि राष्ट्रवादी के कहना है कि जो कुछ एमएलए है वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, मतलब मर्जर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ दूसरे एनसीपी है उसके साथ भी मर्जर की बातें चल रही है। तो अभी राष्ट्रवादी में क्या चल रहा है? मतलब मर्जर की बात चल रही है, किसके साथ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, पार्टी आगे कैसी जानी चाहिए, इसके बारे में कुछ चर्चा हो रही है? देखिए कि मैं चूंकि महाराष्ट्र में काम नहीं देखता हूं पार्टी का, मैं राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली कार्यालय में ही बैठता हूं, मैं वहीं से काम देखता हूं अदर देन महाराष्ट्र, तो मुझे वहां की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। जहां तक बात आपने जो मर्जर की है, ये मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई चर्चा मुझ तक पहुंची हो सकता है स्थानीय वहां पे महाराष्ट्र लेवल पर इस प्रकार की कोई चर्चा चल रही हो, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। जहां तक पार्टी के संचालन की बात है तो निश्चित रूप से अभी जो चीजें हुई हैं, जो मुद्दे उठे हैं, इनसे पार्टी का संचालन तो प्रभावित हुआ है। हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो अभी भ्रमित हैं, वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और मेरी कोशिश यही है कि हमारी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सब लोग बैठ के इसका हल निकाले, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या है। इन सारी चीजों का हल निकाला जा सकता है बशर्ते संवादहीनता खत्म हो, डायलॉग हो और एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत हो। बृजमोहन जी, ये भी मुद्दा है कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारी खामियां हैं इलेक्शन की, ये जो प्रोसीजर हुई है उसमें, और उनके बारे में आप बकायदा जानते भी हैं। आपने अभी एक लिस्ट ही हमें दिखा दी है या बता दी है। तो क्या ये पार्टी के वरिष्ठ जो नेतागण हैं ये सब इन चीजों के बारे में जानते हैं? एक, और दूसरा ये सवाल है इससे ही जुड़ा कि तो ये सब सुधार लाने के लिए या फिर ये ठीक से प्रक्रिया होने की आवश्यकता है, इसके लिए तभी क्यों जो चेंजेस है वो करने के लिए क्यों कुछ हलचल नहीं की गई नेतागणों से भी, या फिर जो पार्टी की नई लीडर है आपकी उनसे भी? क्या उनको भी ये इन सब चीजों के बारे में बताया गया था? उनको इन सब चीजों के बारे में जानकारी है कि इस तरह से ये इलेक्शन में कुछ खामियां रह गई है और आगे जाके इसका मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है? तो क्या इस सब के बारे में किसी ने सुनेत्रा जी को बताने की कोशिश की है? सुनेत्रा जी ये जानती है, अन्य नेतागण जो है वो जानते हैं, ये चेंजेस करने के लिए क्यों कोई प्रयत्न नहीं किए गए, या किए गए और फिर कुछ हुआ नहीं? देखिए कि सुनेत्रा जी ने मुझसे तो कभी इस मुद्दे पे कोई बात नहीं की है। अच्छा। मेरा उनसे इस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि निश्चित रूप से उन्हें ये बात मालूम होगी कि मैं 2018 या 19 से लगातार चुनाव आयोग का काम पार्टी की तरफ से देखता हूं, और ये जब अभी पार्टी का स्प्लिट हुआ था उस समय भी अजीत दादा पवार ने ये सारा काम मुझी को सौंपा हुआ था। मैं चुनाव आयोग की जितनी भी हमारी पेशियां हुई हैं उनमें भी मैं गया हूं, और सुप्रीम कोर्ट में भी मैं जाता था, और लगातार इस मामले में आदरणीय अजीत दादा पवार से मेरी चर्चा भी होती थी। तो मैं नहीं सोचता कि इसकी जानकारी बाकी के लोगों को नहीं होगी, तो मुझसे तो किसी ने इस मुद्दे पे पूछा नहीं। अब जहां तक जो प्रक्रिया की बात है, मैं नहीं जानता कि उसको हमारे नेताओं ने कितनी गंभीरता से लिया है या उनको इसकी जानकारी है भी या नहीं। कोई भी अगर जिसने मुझसे पूछा है उसको मैंने सही बात बताई, जैसे आपने मुझसे भी पूछा, मैंने खुल के बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बात बताई है। तो जब मैं सार्वजनिक रूप से चैनल पे इस बात को कह सकता हूँ, तो निश्चित रूप से ये बात जब हम लोग आपस में चर्चा करते हैं उस समय भी मैंने इन बातों को रखा है कि अगर इसमें हम ध्यान नहीं देंगे तो इससे अनावश्यक रूप से विवाद पैदा होगा, और इसीलिए ये विवाद भी पैदा हुआ है। बृजमोहन जी, और भी एक सवाल है कि जिस तरह से ये सब चीजें अभी सामने आ रही है, क्या आपको लगता है ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो चाहता है कि ऐसी खामियां रहे ताकि आगे जाके इस सब चीजों का फायदा उठा सके? जिस तरह से शिवसेना के स्प्लिट में देखा गया है, राष्ट्रवादी के स्प्लिट में भी कुछ चीजें ऐसी सामने आई है, तो आपको लगता है कि पार्टी में ऐसा कोई है जो जानबूझकर ये सब चीजें कर रहा है या नजरअंदाज कर रहा है, या फिर ये चीजें ध्यान में आके इनमें सुधार हो,
ऐसा वो नहीं चाहता, ऐसा आपको लगता है? भले ही आप दिल्ली में बैठे हो, लेकिन पार्टी के बारे में तो आपकी जानकारी होगी, क्योंकि इलेक्शन का जो काम है, इलेक्शन कमीशन से आपका काम रहता है, आप लीगल काम करते हैं, तो यानी बहुत सी जानकारी आपके पास है और आप एकदम निष्ठावान है, इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी भी दी है। देखिए कि आपने जो शब्द निष्ठावान का उपयोग किया है, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आदरणीय शरद पवार जी के साथ काम किया और मैं उन्हीं के कारण मैंने एनसीपी ज्वाइन की थी। उसके बाद जब पार्टी में स्प्लिट हुआ तो पहले दिन से मैं अजीत पवार के साथ काम कर रहा था और आज भी मेरा दिल और मेरा दिमाग उन्हीं के लिए है। अब जहां तक बात इस मुद्दे पे है कि आपने जो कहा कि क्या कोई व्यक्ति, मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये चाहता। कारण जो आदरणीय सच्चिदानंद सिंह जी हैं, ये पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है और ये बहुत वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही साथ ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट से निकल के आए हैं और अभी ये झारखंड के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और ये किसी के दबाव में रहकर काम नहीं करते। ये मैं पिछले, जब से मेरा उनसे परिचय है, 2009 से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूं, मेरा पहले दिन से उनसे परिचय है और आज तक मैंने देखा कि वो बहुत ही इंडिपेंडेंट, पार्टी के हित में फैसला लेने वाले व्यक्ति हैं, बहुत कम बोलते हैं और बहुत ही निष्ठा के साथ काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनको गाइड कर रहा हो या किसी ने उन पर दबाव डाला हो, इसलिए उन्होंने ये किया हो। क्योंकि पहले ही दिन भी जब उन्होंने पत्र लिखा है मुझे 25 तारीख को, उस दिन भी उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया था कि इसको, और मैं सोचता हूँ कि इस बात उन्होंने जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया है वो एक गंभीर मुद्दा है और उस पर किसी प्रकार की राजनीति देखना शायद ठीक नहीं होगा, या ये देखना ठीक नहीं होगा कि किसी के कहने पे इस ढंग की बात उठाई जा रही है जिससे कि पार्टी का जो स्टैंड है, कानूनन जो पहलू है, उस पर पार्टी का नुकसान हो जाए। मैं नहीं सोचता कि इस प्रकार की कोई बात हो सकती है। और एक सवाल भी है कि जिस तरह से इलेक्शंस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, पार्टी के अंदर की जो इलेक्शंस होते हैं, तो आपने संवादहीनता की भी बात छेड़ी है, तो आपने बताने की कोशिश की, लेकिन संवादहीनता के कारण आप लोगों तक पहुंच नहीं पाए। क्या हुआ है? क्यों लोगों को ये चीजें पता नहीं चली या बताने में इतना वक्त लग गया है? आपने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं ये खुले दिल से बता देता, जैसे आपको बता रहा हूं, तो किसी ने ये पूछा भी नहीं। हालांकि आप ही कह रहे हो कि नेतागण जानते हैं इस सब चीजों के बारे में, तो किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की? क्यों नहीं की? और क्या लगता है आपको कि इस तरह से कुछ लोगों को टाला जा रहा है, कुछ लोगों का सुन नहीं रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में दीवार बन के खड़े हैं कि आप जैसे नेतागण और जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके बीच में उन्होंने दीवार पैदा किए है, और ताकि बातचीत ना हो, ताकि संवादहीनता बनी रहे? नहीं, मैं सोचता हूँ दीवार जैसी तो कोई स्थिति नहीं है कि कोई दीवार क्यों खड़ी करेगा, और आपस में इस ढंग की कोई बात भी नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जिस स्तर पर जागरूकता होनी चाहिए और उस जागरूकता के कारण जो फैसले होने चाहिए उसकी कमी निश्चित रूप से हुई है, तभी ये स्थिति पैदा हुई है। अगर जागरूकता होती और सारे लोग मिलजुल के आपस में बातचीत करते तो मैं नहीं सोचता कि इस प्रकार का कोई माहौल बनता या ये बात इस ढंग से सामने आती। ब्रिजमोहन जी, आपको ये तो जानकारी होगी और आपको ही पता है कि अगर ये चुनाव पे कोई प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है या कोर्ट में जाता है तो ये खारिज भी हो सकता है, ये चुनाव आपको फिर से लेना भी पड़ सकता है। तो ये गंभीर मुद्दा है। अगर सुनेत्रा पवार जी के अगेंस्ट कोई जाता है तो उनका जो अध्यक्ष पद है वो भी रद्द हो सकता है। तो अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है पार्टी की तौर से, कि आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि अब हमने देखा कि सच्चिदानंद सिंह जी ने कहा है कि वो कोर्ट में जाएंगे अगर इसका जवाब नहीं मिला तो अगला आपका स्टेप क्या होगा? आप ये रीचुनाव करेंगे या आप पार्टी के नेताओं को ये बात रखेंगे कि जो चुनाव हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हुआ है और आगे जाके किसने इसके बारे में कंप्लेंट कर दी तो वो पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है? देखिए, सच्चिदानंद सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा ही इस बात का है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके कारण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है श्रीमती सुनेत्रा पवार का, वो इनलीगल है, वैध नहीं है, वो अवैध है, यही तो वो कह रहे हैं। तो अब इसका रास्ता, बेहतर रास्ता इसका यही है कि एक पूरी प्रक्रिया के साथ फिर से आदरणीय सुनेत्रा पवार जी का चुनाव का घोषणा की जाए और उनको हम लोग अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने।
सबसे आसान तरीका यही है। लेकिन इसके लिए लेकिन ये जब होगा ना, जब आपस में बातचीत हो। अभी आज ये नोटिस मिले हुए 3 दिन हो गए, मतलब मुझे तो खैर कल मिला, ये नोटिस शायद 2 रोज पहले आ गया था लोगों के पास। तो इस बीच में हम तीनों की तो चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने हम 3 लोगों को नोटिस दिया है, लेकिन हम लोगों के बीच में कोई बात नहीं हुई। तो फिर अब मुझे अगर मुझे आज कोई जवाब देना है इस नोटिस का, जो कि मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि लीगल नोटिस है और मैंने रिसीव किया है और उसमें 15 दिन का टाइम है, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मैं जवाब जो देना है मुझे अल्टीमेटली वो सारे फैक्ट्स के ऊपर देना पड़ेगा ना, मुझे संविधान को ध्यान में रख के देना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है ऐसा कि सुनेत्रा पवार जी उनको भी नोटिस ये मिला है, तो वो गंभीर नहीं है इस मुद्दे के बारे में, या उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है इस मुद्दे को? नहीं, मैं देखिए आदरणीय सुनेत्रा पवार जी की गंभीरता पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। हो सकता है कि उनको क्यों सवाल ऐसा है क्योंकि अगर ये कोर्ट में जाता है तो उनका जो अध्यक्ष पद है वो भी जा सकता है, और ये पार्टी के लिए पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या मैसेज जो कार्यकर्ताओं में जा रहा है वो भी वैसा नहीं जाएगा, वो गलत जाएगा। तो वो गंभीरता से लेना चाहिए अध्यक्ष को। ले रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत ही समझदार और चीजों को बहुत ही गंभीरता से लेने वाली हमारी नेता हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस पर लापरवाही की होगी, लिया होगा उन्होंने भी गंभीरता से इसको। अब उनको नोटिस मिला है या नहीं ये भी अभी मुझे नहीं मालूम, पर वकीलों से भी बात करेंगे और हो सकता है मुझसे और प्रफुल्ल पटेल साहब से भी बात करें। लेकिन मेरी अभी तक किसी से बात हुई, ना मेरी प्रफुल्ल पटेल साहब से इस मुद्दे पे बात हुई है और ना ही मेरी सुनेत्रा पवार जी से बात हुई है। आपने कोशिश की और बात नहीं हो पा रही है, या फिर मैंने कोशिश भी नहीं की। नहीं, मैंने कोशिश इसलिए नहीं की कि इसके पहले मैं कोशिश कर चुका हूं और उस कोशिश के बाद मेरे को कोई कभी भी सकारात्मक रिप्लाई नहीं मिला। तो आप नाराज हो इसलिए अभी अब बात नहीं करना चाहते? मैं नाराज नहीं हूं, मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि इन तक नोटिस पहुंच जाए। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से मेरे से कुछ बातचीत हो, नहीं तो मैं खुद अपनी तरफ से लगाऊंगा। इसमें कोई ईगो जैसा कोई नहीं है। ना और ना इसमें कोई नाराजगी की बात है। यह हम सब लोगों का सामूहिक मामला है। अगर कोई भी नुकसान होता है तो हम सब लोगों का नुकसान होगा। तो इसके लिए मैं भी तो इफेक्ट होता हूं इस बात से। मैं खुद बात करूंगा, मेरा कोई उसमें ये नहीं है कि मैं बात नहीं कर सकता या मैं बात नहीं करूंगा। पर मेरे को भी चूंकि ये मालूम नहीं कि उनको नोटिस मिला है या नहीं, पता लग जाएगा तो मैं भी उनसे बात कर लूंगा और इसका बेहतर रास्ता निकलेगा, इसका मेरे को पूरा विश्वास है। क्योंकि हम सब मतलब मेरी अपनी तरफ से मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी पूरी कोशिश इस मामले को आपस में बैठकर बेहतर तरीके से इसका रास्ता ढूंढने के लिए है और इसमें जो भी सहयोग मेरी तरफ से होगा वो मैं दूंगा। मैं पहल भी करूंगा, मैं बात भी करूंगा। तो ये जो 3 दिन लग गए हैं बात करने के लिए, क्या फिर से वही सवाल है संवादहीनता के बारे में? आपने ही मुद्दा उठाया, तो किस तरह से, यानी क्यों कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश में कुछ अड़चने हैं, या फिर किस तरह से ये नोटिस मिली है नहीं मिली है ये नहीं जानते आप? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जी ने तो कहा है कि इस नोटिस को तो ज्यादा महत्व भी नहीं देना चाहिए। तो प्रफुल्ल पटेल जी के लिए ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। उन्होंने माध्यम में जो प्रतिक्रिया दी है वहां उन्होंने यही कहा है, तो उनके लिए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है? जैसे कि लीगल तरीके से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट दिख भी रहा है जिस तरह से आपने बताया। तो ये बात न होने का क्या है? संवादहीनता के लिए तो नेतागणों ने आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और बातें करनी चाहिए। बात क्यों नहीं हो पा रही है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कब से पार्टी में इस तरह से बातें नहीं हो रही है, या संवादहीनता बन चुकी है या बन रही है? मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय दादा के स्वर्गवास के बाद संवादहीनता बढ़ी है हम लोगों के बीच में। उतने खुल के बातचीत नहीं हो पा रही जितना इसके पहले होती थी। जहां तक आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने जो बोला है वो उनका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन एक इसके कानूनी पहलू का जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो मुझे लगता है कि इस पे हमको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो इससे नुकसान होगा। एक सवाल ऐसा भी उठ रहा है, हम महाराष्ट्र में राजनीति के बारे में बात करें, एनसीपी के बारे में बात करें, तो पार्थ पवार जी जब से राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उसके बाद ये सब संवादहीनता बढ़ रही है ऐसा कह रहा है। तो आपका क्या कहना है? आपको ऐसा लगता है? आपने उनके साथ भी काम किया है और आपने यही भी कहा उनसे बात होती थी, सुनेत्रा पवार जी से आपकी डायरेक्टली बात नहीं होती थी लेकिन पार्थ पवार जी के माध्यम से होती थी। ऐसा लग रहा है कि उनके आने के बाद कोई संवादहीनता हो रही है या कुछ सूत्र अपने हाथ में लेने की कोशिश हो रही है?
नहीं, पार्थ पवार जी जितने पहले सहज रूप से उपलब्ध होते थे, दादा की मृत्यु के उपरांत वो उतनी सहजता से उपलब्ध नहीं है और उतनी आसानी से उनसे संपर्क करना भी नहीं हो पाता है। ये बात सच है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा कोशिश भी नहीं होती है और चूंकि हम लोग अपने एक लेवल पर राजनीति करने वाले लोग हैं, तो अगर एक जैसे बोलते हैं पॉजिटिव रिस्पांस अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा हम लोग भी फिर रुक जाते हैं, क्योंकि किसी को बहुत लंबे समय तक फॉलो करना तो संभव नहीं है ना। सर आपको ही मालूम है पॉलिटिकल पार्टी चलानी हो या पॉलिटिकल पार्टी संवाद के माध्यम से ही चलती है। आपका लोगों से संवाद हो, आपका पार्टी के लोगों से संवाद हो, इससे ही पार्टी होती है, इससे ही ये सब जो पक्ष आगे जाता है। अगर संवाद ही नहीं हो रहा है, अगर नेतागण जो संविधानिक बात है, जो लीगल बात है, उसको ही इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो आप पार्टी का भविष्य कैसे देखते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में की बात मैं करूं तो महाराष्ट्र में अब राष्ट्रवादी के बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशंस हुई है। अजीत दादा के जाने के बाद वो स्पेकुलेशंस बढ़ी है। पार्टी का भविष्य क्या हो सकता है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अजीत दादा ये पार्टी चला रहे थे उस तरह से ये पार्टी नहीं चल रही है, ऐसे भी बात हो रही है। तो आप पार्टी से इतने साथ जुड़े हुए हो, लीगल चीज़ें देख रहे हो, राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हो, तो आप पार्टी का भविष्य कैसे देख रहे हो? क्योंकि अभी आने वाले चुनाव भी है, उसके बाद और भी चुनाव है, तो पार्टी इसमें कैसे स्टैंड हो सकती है? देखिए, आपने जो ये कहा आदरणीय अजीत दादा पवार का जो आपने जिक्र किया, मैं आपकी बात से पूरी तौर से सहमत हूँ। आदरणीय अजीत दादा पवार की जगह तो कोई ले नहीं सकता। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो संगठन के लिए भी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी और सरकारी काम के लिए भी लगातार उपलब्ध रहते थे। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक लगातार लोगों के बीच में रहना उनका एक तरह से वर्कोलिक थे वो। जब तक वो ऐसा नहीं करते थे तब तक मैं सोचता हूँ शायद उनको नींद नहीं आती होगी। तो उनकी जगह भरना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी उस कार्य प्रणाली को हम लोग सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। सामूहिक नेतृत्व का मतलब ये हुआ कि हर आदमी अजीत दादा पवार के सोच की तरह काम करे, तो तब जाकर हम सारे लोग मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर, क्योंकि हमारे पूरे देश के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रादेशिक कमेटियां भी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं हम लोग, तो उनको एक नेतृत्व मिल पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि सारे लोग एक, जैसे बोलते हैं ना, एक ज्वाइंट एफर्ट्स, जब तक सारे लोगों का ज्वाइंट एफर्ट नहीं होगा तब तक अजीत दादा की जगह को भरना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको लगता है कि अभी शरद पवार जी के साथ भी आपने काम किया है और सच्चिदानंद जी भी आपने बोला कि फाउंडर मेंबर है राष्ट्रवादी के, सबको मालूम है, तो आपको लगता है अगर पार्टी में विसंवाद है, पार्टी ठीक तरह से नहीं चल रही है, तो जो मर्जर की बात महाराष्ट्र में हो रही है कि अभी दोनों एनसीपी ने एक होना चाहिए, और महाराष्ट्र में ऐसी भी बात हो रही है कि अभी जो शरद पवार जी की पार्टी है वो भी एनडीए के साथ जुड़ सकती है, क्योंकि कुछ एमएलए का कहना है कि हमें एनडीए के साथ जाना चाहिए। तो आपको अभी लगता है कि अगर पार्टी में विसंवाद है, पार्टी का नेतृत्व जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है, तो शरद पवार जी के पार्टी के साथ मर्जर होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? और वो अगर होता है तो पार्टी को एक तरह से जो पुराना रूप है उसका वो फिर से मिल सकता है? देखिए कि मर्जर वाले इश्यू पे मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसमें बहुत सारे राजनीतिक पहलू होते हैं जिन पे कि विचार विमर्श होता है, तो ये बात मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में बहुत अच्छा नेतृत्व देने की स्थिति में है। हमारे पास बहुत ही कर्मठ नेता हैं, सुनीता पवार जी हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, सुनील तटकरे जी हैं, हसन मुशरिफ हैं, दिलीप वलसे पाटिल हैं, भुजबल जी हैं। ये वो सारे लोग हैं जो राजनीतिक जीवन में एक लंबे समय से, तो नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में ये जो मुद्दे उठे इनका भी हम लोग हल ढूंढ लेंगे और बेहतर तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की जनता के अनुरूप, अपने गठबंधन के अनुरूप काम करने में पूरी तौर से सक्रिय होगी। ये कुछ रोज की बात है, इसको हम लोग बेहतर तरीके से बैठ के इसका हम लोग समाधान ढूंढ लेंगे और कोई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी जिससे कि किसी और राजनीतिक दल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जगह लेने का मौका मिले। आपका कहना और प्रफुल्ल पटेल जी का कहना
बहुत यानी हम कहें कि बहुत मुद्दों पे मिलजुल रहा है। जैसे उन्होंने भी कहा कि पार्टी में कुछ यानी कमी है और वो हमें कुछ चीजें बदलने की जरूरत आन पड़ी है पार्टी में। आप भी उसी तरह से कह रहे हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी और आपका कहना या आपका मानना सेम होने के बावजूद भी ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि बातचीत नहीं हो पा रही है, तो प्रफुल्ल पटेल जी तो पार्टी में बहुत सालों से है, ज्येष्ठ नेता भी है, अनुभवी नेता भी है। आपने ही कहा सुनील तटकरे भी अनुभवी नेता है, ज्येष्ठ नेता भी है, बल्कि निर्णायक नेता भी है ये दोनों। फिर भी इन दोनों से भी ये पार्टी में कुछ चीजें बदलाव करने की कोशिश नहीं हो रही है, या वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन पार्टी में बदलाव नहीं हो रहा है। आप क्या देखते हैं दिल्ली से, क्योंकि दोनों भी दिल्ली में आते हैं? आपने एक शब्द का उपयोग किया, निर्णायक। ये लोग निर्णायक हैं। अगर निर्णायक हैं तो निर्णय सामने आना चाहिए ना। निर्णय तो सामने नहीं आ रहा, यही तो मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो निर्णायक की भूमिका होनी चाहिए शायद वैसी भूमिका नहीं है। नहीं है या निभा नहीं रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि शायद वो भूमिका निभाना, तो क्यों नहीं निभाना चाहेंगे। आप देखिए ना, मैं जहां तक जानता हूं प्रफुल्ल पटेल साहब के बारे में, प्रफुल्ल पटेल साहब लगातार इस पार्टी में सारा काम देखते हैं, इसके पहले भी देखते थे, पर अभी इस बार निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है। इसका जवाब आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब दे सकते हैं कि वो निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे, क्या कारण है, क्यों सुनील तटकरे साहब निर्णय नहीं ले पा रहे, क्यों दिलीप वलसे पाटिल भुजबल जी निर्णय नहीं ले पा रहे। इसका जवाब अगर आप उनसे लें तो बेहतर होगा। ये बात जरूर है कि निर्णय नहीं हो रहा, ये साफ। तो धन्यवाद ब्रिजमोहन जी, जैसे आपने वादा किया था उस तरह से आपने हमसे बहुत ही दिल खोलकर बातें की है। बहुत सी चीजें आपने यहाँ प्रेक्षकों को भी बताई है और हमें भी बताई है। हमारे भी ज्ञान में बहुत यानी कह सकते हैं की बहुत सारी चीजें हमें मिली है यहाँ से आपसे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तर आपण ऐकलं हे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव होते, ज्यांना सुद्धा नोटीस आलेली आहे सुनेत्रा पवार यांच्या सोबत। सच्चिदानंद सिंह यांनी पाठवलेल्या या नोटीसला त्यांनाही उत्तर द्यायचं आहे। त्यांनी म्हटलेले काही मुद्दे जे राहुल आणि मी विचारलेल्या प्रश्नातून समोर आले, त्यातलं महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की पार्टीमध्ये संवाद राहिलेला नाहीये आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी घडत आहेत। अगदी शेवटचा मुद्दा सुद्धा महत्त्वाचा आहे, ते म्हणजे निर्णायक स्वरूपात किंवा निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले आणि निर्णायक प्रक्रियेमध्ये असलेले नेते सुद्धा निर्णय घेऊ शकत नाहीत, तर ते का घेऊ शकत नाहीत हा सवाल सुद्धा ते विचारतायत। अर्थातच राहुलचा जो मर्जरचा मुद्दा होता त्यावर त्यांनी फारसं उत्तर दिलेलं नाही। त्यांनी म्हटलं की माझ्या अखत्यारीतला हा मुद्दा नाहीये, पण त्यांनी एक गोष्ट मात्र आवर्जून सांगितली जी लक्षात घेण्यासारखी आहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या सुनेत्रा पवार आहेत, त्यांच्याशी त्यांचं थेट बोलणं होत नाही, पार्थ पवारांच्या माध्यमातून त्यांचं बोलणं होतं। जसं आज सकाळीच हेडलाईन्स टुडे मध्ये सांगत असताना आपण म्हटलं होतं की या सगळ्यामध्ये कुठेतरी पार्थ पवार कनेक्शन आहे का, तर टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये सुद्धा ही बातमी आली होती आणि त्या अनुषंगाने आपण त्यांना प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला होता। गोष्ट अशी आहे हर्षदा की त्यांनी हे मान्य केलेलं आहे की जी प्रोसिजर झालेली आहे ती काही संविधानिक झालेली आहे आणि खूप खरं तर गंभीर मुद्दा आहे। कारण शिवसेनेमधलं स्प्लिट, एनसीपी मधलं स्प्लिट आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे आणि त्याच्यामधल्या आपण कितीही जरी असं म्हटलं की पार्टी आहे, घरच्या गोष्टी आहेत आणि त्या गोष्टींना फार काही इतकं महत्त्व दिलं जात नाही, पण ते द्यावं लागतं। कारण संविधानिक जेव्हा आपण गोष्टी बघतो तेव्हा त्या कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहून बघाव्या लागतात। जर सुनेत्रा पवारांची निवड ही जर ते मान्य करतायत की ती वैधानिक नाहीये, म्हणजे ती नियमानुसार नाहीये, तर मग त्या आत्ता ज्या पदावर आहेत ते पद जरी वैध म्हणजे ते कायदेशीर आहे का, किंवा ते पद इलेक्शन कमिशनला माहिती आहे का, हा सुद्धा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो। आणि आता सच्चिदानंद सिंग म्हणले की मी कोर्टात पण जाणार आहे आणि जर उद्याही कोर्टात केस स्टँड झाली तर कदाचित ही निवडणूक पुन्हा घ्यावी लागेल किंवा मग सुनेत्रा पवारांना त्यांचं पद सुद्धा सोडावं लागेल। ही गंभीर गोष्ट आहे, पण तितक्या गंभीरतेने पक्षात घेतली जात नाहीये हे सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि ही एक खरं तर एनसीपीच्या नेत्यांनी सुद्धा विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे। जसं राहुल म्हटलं त्याप्रमाणे इलेक्शन मध्ये गडबड झालेली आहे किंवा इलेक्शन संविधानाप्रमाणे झालेली नाहीये आणि एक व्यक्ती हे जाणतो, किंबहुना या पक्षातले अनेक नेते जाणतात, पण मग त्याच्याबद्दल बोललं का गेलं नाही आणि ती सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न का केले गेले नाहीत। आणि जेव्हा ही निवड झाली होती तेव्हाच एका म्हणजे अत्यंत काय आपण म्हणूयात की नियमात राहून या सगळ्या गोष्टी करायला हव्यात, याच्यावर आमचा भर आहे असं प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे वारंवार माध्यमांसमोर सांगत होते आणि म्हणून इतका उशीर लागतोय असाही त्यांचा उल्लेख होता। आणि या सगळ्यानंतर सुद्धा जे ब्रिजमोहन आहेत ते म्हणतायत की ही जी निवडणूक आहे ती पक्षाच्या घटनेप्रमाणे झालेली नाही, तर नेमकी का झालेली नाही आणि कोण होऊ देत नाहीये या प्रश्नांची उत्तर मात्र मिळालेली नाही। आणि मला वाटतं की राजकारण यातच लपलेलं आहे। हा इंटरव्ह्यू तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर तुमचे काही प्रश्न असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की लिहा। हा व्हिडिओ पाहिलात त्यासाठी थँक्यू।